अब हम सीट स्कैनर में बात करेंगे मीनापुर विधानसभा की। मीनापुर विधानसभा को लेकर भी समीकरण काफी दिलचस्प समीकरण वहां भी देखने को मिलते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, मीनापुर विधानसभा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं वहां के इतिहास को और समीकरणों को? देखिए, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में है। मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से एक मीनापुर है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 6 सीटें हैं, उसमें से एक सीट जो है वो मीनापुर भी है। मीनापुर में जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और कांग्रेस जीती थी। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने मीनापुर में धमाकेदार शुरुआत की थी और पहले 6 चुनावों में उसने 5 चुनाव में जीत हासिल किए। लेकिन फिर 1977 आता है और जनता लहर में जनता पार्टी उसे आउट करती है यहां से, और उसके बाद से एक भी जीत नसीब नहीं हुई कांग्रेस को मीनापुर में। और फिर यहां पर जो है आप देखिएगा कि सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा बढ़ा, सीपीआई को भी सफलता यहां पर मिली, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। तो जो जेपी आंदोलन हुआ था उसका एक इम्पैक्ट इस क्षेत्र में अभी तक दिखता है कि सोशलिस्ट यहां पर बेहतर करते हैं। जनता लहर की बात कर लीजिए, या इस क्षेत्र में जॉर्ज फर्नांडिस जब दखल देते हैं, वो आते हैं यहां से मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो एक उसका इंपैक्ट भी इस क्षेत्र पर जो बना वो अभी तक बना हुआ है। और यही वजह है कि अब तो कांग्रेस को यहां पर सीट शेयरिंग में चुनाव लड़ने के लिए सीट दी भी नहीं जाती मीनापुर की। तो अब यहां पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ता है और यहां के जो चुनावी समीकरण हैं वो आरजेडी को थोड़े सपोर्ट करते हुए भी दिखते हैं। अब अगर हम यहां पर मीनापुर विधानसभा में देखें कि अब तक कितने चुनाव हुए हैं, तो 17 चुनाव अब तक मीनापुर में हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है। लेकिन ये वो शुरुआत के 6 चुनावों में ही है, मतलब आखिरी कामयाबी जो कांग्रेस पार्टी को मीनापुर में मिली है वो 1972 में मिली है। आरजेडी यहां से 3 बार जीतने में सफल रहा है, तो जेडीयू को 2 बार कामयाबी मिली है। जनता दल भी 2 बार ही इस सीट को जीतने में सफल रहा है। इसके अलावा जनता पार्टी, सीपीआई, लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और निर्दलीय भी एक एक अवसर पर मीनापुर में जीत हासिल करने में सफल रहे हैं। अगर हम मीनापुर विधानसभा की बात करते हैं तो इसमें मीनापुर प्रखंड है और बोचाहा प्रखंड की 7 ग्राम पंचायतें जो हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। अब हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लेते हैं कि आखिरी 3 चुनाव में किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है, किस प्रत्याशी ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो 2010 में यहां पर जेडीयू ने दिनेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा था। दिनेश प्रसाद सिटिंग विधायक थे। 2005 अक्टूबर में जब चुनाव हुआ था तब भी वो जीते थे, तो उन्हें ही चुनावी मैदान में जेडीयू ने उतारा था, जबकि आरजेडी की तरफ से राजीव कुमार चुनावी मैदान में थे। मुन्ना यादव भी उनको लोग कहते हैं, तो वो यहां पर चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा बीएसपी और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी यहां पर दिए थे। तो यहां पर दिनेश कुशवाहा को 42,286 वोट हासिल हुए, 34.07%। तो जो राजीव कुमार, मुन्ना यादव हैं, उनको जो है वो 36,884 वोट मिले, 29.72%। और जो कांग्रेस प्रत्याशी थे शक्लदेव सहनी, वो यहां पर 15,346 वोट लाने में कामयाब हुए, 12.37%। और बीएसपी को भी 5.5% के आसपास वोट मिले। रंजन कुमार सिंह ने 6,766 वोट लाए थे। फिर 2015 में जो है महागठबंधन बना, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों शामिल थे। तो यहां पर सिटिंग सीट थी जेडीयू की, लेकिन यह सीट मिली आरजेडी को चुनाव लड़ने के लिए। अब ये
आप कहिए कि टैक्टिकल एरर था या क्या, क्योंकि उसके बाद से फिर राजीव कुमार ने ये सीट छोड़ी नहीं है, वो जीत दर्ज कर रहे हैं। 2015 में राजीव कुमार 80,790 वोट लाते हैं और मत प्रतिशत उनका 49.6%, मतलब लगभग 50% के आसपास होता है। उनके सामने बीजेपी से अजय कुमार जो है वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और दिनेश प्रसाद के जो बेटे हैं वो अजय कुमार हैं, तो उनको बीजेपी टिकट देती है। चूंकि अजय कुमार को जेडीयू ने टिकट दिया नहीं था क्योंकि ये सीट उसने आरजेडी को दे दी थी, तो राजीव कुमार को तो अच्छे वोट आए ही है। जो अजय कुमार हैं उनको 56,850 वोट आए, 34.9, मतलब लगभग 35% वोट। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें कि राजीव कुमार यानी मुन्ना यादव ने 23,940 वोटों की जीत दर्ज की। फिर 2020 में चीजें बदल चुकी थी, जेडीयू जो है वापस से एनडीए फोल्डर में आ गया था और एनडीए फोल्डर में वापस आते उसने पहला काम यह किया कि 2015 में बीजेपी एनडीए से लड़ी थी तो उसने ये सीट उससे वापस ले ली, चूंकि 2015 में उसने ये सीट आरजेडी को देकर परिणाम भुगत लिया था। तो अब राजीव कुमार यहां से जो है 60,018 वोट लाते हैं, 33.5%। मनोज कुमार जेडीयू के प्रत्याशी यहां पर बनाए गए किसान नेता हैं और किसान प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं, जेडीयू के जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं, तो उनको 44,506 वोट आए। अब इधर एलजेपी ने क्या किया कि अजय कुमार को, चूंकि बीजेपी अब यहां लड़ नहीं रही थी, तो अजय कुमार को एलजेपी ने अपने टिकट पर खड़ा कर दिया। और देखिए अजय कुमार कौन है, वो दिनेश प्रसाद के बेटे हैं, तो उनका एक जो कहिए क्षेत्र में उनकी पकड़ है और यही चीज जो है वो जेडीयू को भारी पड़ गई, क्योंकि अजय कुमार जो हैं, अजय कुशवाहा हैं, वो 43,496 वोट लेकर आ गए, 24.3%। तो लगभग आधा प्रतिशत वोट उनको जेडीयू से कम मिला है, जबकि जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में था। 24.8 उसे और 24.3 जो है वो अजय कुमार को। तो यहां पर राजीव कुमार की जीत होती है 15,512 वोटों की। तो जो इस बार सबसे बड़ा सवाल है कि ये सीट लड़ने के लिए किसे दी जाए, क्या जेडीयू ही फिर यहां से चुनाव लड़ेगा या एलजेपी यहां से चुनाव लड़ेगी? तो देखिए जो अजय कुमार हैं उन्होंने घर वापसी कर ली है, मतलब अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो अब वो बीजेपी की तरफ से यहां पर टिकट का प्रयास भी कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नीतीश कुमार इस पर राजी होंगे कि जो अजय कुमार हैं उनको बीजेपी के टिकट पर यहां लड़ने दिया जाए और अपने को ये सीट छोड़ दें वो? अब क्या होता है ये बड़ा सवाल है, लेकिन अगर यहां पर ट्रायंगुलर फाइट होती है तब वैसी परिस्थिति में एक बार फिर से जो मुन्ना यादव हैं उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आप अभी लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो बीना देवी जो एलजेपी आरवी की प्रत्याशी थी वो यहां से 20,883 वोटों से लीड की हैं, मतलब एनडीए का एक बेस तो है, लेकिन अगर वोटों में बंटवारा होता है तो इसका नुकसान उठाने के लिए उसको तैयार रहना होगा। तो जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें बीजेपी से तो अजय कुमार ही हैं, दिनेश प्रसाद के बेटे। 3 बार दिनेश प्रसाद यहां से विधायक रह चुके हैं और अजय कुमार भी जब जब चुनाव लड़ रहे हैं आप देखिएगा कि उनका मत प्रतिशत अच्छा रहा है, उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। इन दिनों सम्राट चौधरी के साथ उनकी निकटता भी है और सम्राट चौधरी जो है उनके बुलावे पर पहुंचते भी हैं और ये भी सम्राट चौधरी से टच में रहते हैं। तो क्या सम्राट चौधरी अजय कुमार को मीनापुर की सीट दिलवा देंगे कि बीजेपी से वो चुनाव लड़ सके?
तो सबसे पहले तो बीजेपी को ये सीट मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं उसी पर सभी कुछ निर्भर जो है वो करने वाला है। जेडीयू से तो मनोज कुमार जो हैं वो पिछले प्रत्याशी हैं, तो उनका दावा तो स्वाभाविक रूप से बनता है। कुछ एक जो युवा उम्मीदवार हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। कुढ़नी के पूर्व विधायक की भी चर्चा, हालांकि वो पिछली बार भी हुई थी, टिकट तो उन्हें ही मिल गया था सिंबल, लेकिन फिर जो है कहा गया कि नहीं, नाम का कंफ्यूजन है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का विरोध था एक मीनापुर में, इस वजह से उन्होंने सिंबल वापस कर दिया था। तो अब क्या वो यहां पर कोशिश करेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि अगर जेडीयू की बात कीजिए तो मनोज कुमार जो पिछली बार चुनाव लड़े थे उन्हीं का दावा यहां मजबूत दिखता है, और बीजेपी की तरफ से अजय कुमार का दावा जो है वो मजबूत दिखता है। तो अब यही फैसला होना है कि इस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा या बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने प्रत्याशी तैयार बैठे हैं। अब अगर हम यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर जब आप देखिएगा तो यहां पर भी MY का एक प्रभाव है, और साथ ही यहां पर कोयरी वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, राजपूत भी हैं, और अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो एक अच्छी संख्या में हैं, और उनका परिणाम पर असर पड़ता है। और वैश्य और मल्लाह भी यहां पर काफी अच्छी संख्या में हैं। अनुमान के अनुसार जो एक आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जो SC वोटर्स हैं वो 16.95%, मतलब 17% के आसपास जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो हैं, जिसमें रविदास अच्छी संख्या में हैं, पासवान भी हैं और मांझी भी हैं। लेकिन जो आप SC वोटर्स को देखते हैं वो भी अलग अलग तरह से वोटिंग करते हैं। पासवान किसी एक तरफ वोट कर सकते हैं, रविदास किसी और तरफ जो है वोट कर सकते हैं। तो उनके वोटों का बंटवारा कैसे होता है उस पर भी परिणाम बहुत कुछ निर्भर करता है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 10.6% है, यादव 13 से 15% है, और मल्लाह 11 से 12% है। तो ये एक मजबूत जो है वो समीकरण जो है वो आपको यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। लगभग ये 36-37% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाता है। और आप देखिएगा कि मुन्ना यादव को जो वोट आ रहे हैं वो 33.5% पिछली बार आए थे, और जब 2015 में 49.5% आए थे तब जेडीयू साथ में था, तो जेडीयू के वोट भी थे। दूसरी तरफ अगर आप आइए तो राजपूत यहां 4.5 से 5% हैं, ब्राह्मण और भूमिहार को अगर मिला लीजिए तो 5.5 से 6% है। तो मतलब सामान्य जाति के 10 से 12% वोटर हैं, और जो कोयरी हैं वो 12 से 12.5% हैं। लेकिन जब आप कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों को जोड़िएगा तो 14.5 से 15.5% का ये आंकड़ा पहुंच जाता है, और वैश्य भी 15.5 से 16.5 के आसपास हैं। तो वो संख्या भी बहुत अच्छी है। तो केवल आप कोयरी, कुर्मी, धानुक और वैश्य को ही देखते हैं तो ये 30-31%, और जब इसमें सामान्य जाति को आप जोड़ देते हैं तो वो 44-45% के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। हालांकि ये बात सच है कि ऐसा नहीं होता कि सामान्य जाति के सारे वोटर्स एक ही तरफ वोट करते हैं, दूसरी तरफ नहीं करते, लेकिन औसत और प्रतिशत के अनुसार किस तरफ ज्यादा करते हैं वो चीजें जो है एक आइडिया जो है वो क्लियर हो चुका है। जैसे MY की आप बात कीजिए तो ऐसा नहीं है कि सारे यादव RJD को ही वोट करते हैं, लेकिन जो ज्यादा परसेंटेज है वो आपको जो है वो RJD को वोट करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। उसी तरह से सामान्य जाति के साथ भी बात आती है। तो ये आंकड़े सामने हैं। तो इस आंकड़े में आपको दिखेगा कि NDA का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अब इसमें जो है SC वोटर्स का बंटवारा होना है, उसमें कौन ज्यादा चंक निकाल कर ले जाता है। लेकिन अगर यहां पर ट्रायंगुलर फाइट होती है और अगर टिकट बंटवारे में NDA में एका नहीं हो पाता है, या मान लीजिए कि कोई प्रत्याशी टिकट तो बंट जाता है, जैसे टिकट तो पिछली बार भी बंट गया था कि यहां से जेडीयू चुनाव लड़ेगा, लेकिन जिस तरह से LJP ने अजय कुमार को टिकट दे दिया तो जो मजबूत कैंडिडेट हैं अगर वो तीसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि यहां पर जगह 2 प्रत्याशियों के लिए है, NDA और महागठबंधन के लिए, और 3 मजबूत प्रत्याशी हैं,
तो एक और किधर जाएंगे उस पर बहुत कुछ जो है यहाँ का परिणाम निर्भर करेगा। यहाँ पर कुशवाहा वोटर्स, जैसा मैंने कहा कि कोयरी कुर्मी धानुक का जो प्रतिशत है वो अच्छा है। पिछली बार मनोज कुमार और अजय कुमार दोनों जो है कुशवाहा जाति से हो गए, तो इसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। तो अब इस बार क्या होता है, और इसलिए मीनापुर का चुनाव जो है एक दिलचस्प मोड़ पर आकर अभी खड़ा है। जब एक बार सीटों का बंटवारा हो जाएगा एनडीए और महागठबंधन में, और महागठबंधन में तो ऑलमोस्ट तय है एनडीए में कि ये सीट किसे जाती है, और अगर उसके बाद सफलतापूर्वक एनडीए इस सीट को सॉल्व कर लेता है प्रत्याशी देने के मामले में, तब फिर जो है एक कांटे का मुकाबला आपको मीनापुर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आरजेडी अपनी सीट बचा पाती है या नहीं, एनडीए के समीकरण क्या होंगे और कोई तीसरा कौन खड़ा कर पाता है या नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा मीनापुर विधानसभा में।